अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। बहुत आसान थ्योरम है, जस्ट एक छोटी सी बात याद रखनी है, पूरा थ्योरम समझ में आ जाएगा। ठीक है। और याद रखना थ्योरम जो है ना, हमारे पास क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ कोई एक ऐसा फिनोमिना जो बार बार करने से दूसरी चीज़ हो रही हो, तो उसे हम बेसिकली थ्योरम कह रहे होते हैं। अभी आप पढ़ोगे तो आप समझ भी जाओगे। अच्छा, ये कोई बेसिकली आपको कोई एक चीज़ बता रहा होता है, कोई एक फिनोमिना का बता रहा होता है थ्योरम। अच्छा, उसके साथ साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो भी करेंगे। और मैक्सिमम ट्रांसफ़र देखते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैसे होती है इस थ्योरम में, ये देखेंगे। सबसे पहले सर्किट समझ लेते हैं कि सर्किट क्या है। क्योंकि देखो एक बात याद रखना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो ना, आपको बस दो चीज़ों पे जो है वो आपको महारत चाहिए। एक सर्किट क्या है, और दूसरा सर्किट में लगने वाली इक्वेशन और उस सर्किट में जो चीज़ें लगी हुई हैं उसका यूज़ क्या है। तीन कह लो बेसिकली। एक आपके पास क्या है कि सर्किट डायग्राम क्या है, ठीक है, और दूसरा कि आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है सर्किट की, और तीसरा आपके पास जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसका क्या काम है। आपको पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आसान हो जाएगी आपके लिए यहाँ पर। और यहीं पे थोड़ा मुश्किल भी होती है सर्किट डायग्राम। ये तो बहुत छोटे छोटे सर्किट्स हैं, लेकिन अगर आप असल जो सर्किट देखोगे जो आप घरों में यूज़ कर रहे होते हो, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके हिसाब से। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने लगा दिया अपना सोर्स। अभी सोर्स में डीसी ले रहा हूँ, ठीक है, डीसी लो एसी लो, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आ गई हमारे पास रेजिस्टेंस, जो कि समझ लो इस सोर्स से मिल रही है। मतलब इस सोर्स की रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, तो इसे मैं बोल रहा हूँ आर एस। अच्छा, उसके बाद हमने कोई लगा दी एक रेजिस्टेंस, कोई बल्ब लगा दिया या कुछ इस तरह की चीज़, तो समझ लो ये लोड है। यानी इस सोर्स की मदद से इस लोड के अंदर हम क्या करेंगे, पावर को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो होता क्या है, ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास सोर्स की पावर और लोड की पावर आपस में बराबर हैं, तो मैक्सिमम जो पावर है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होगी वहाँ। बात समझ आ रही है? बहुत आसान है, ठीक है। देखो मैं ज़रा बताता हूँ। समझो यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस है 0.8 ओम्स की, और यहाँ भी रेजिस्टेंस आपके पास 0.8 ओम्स की है। तो अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम है, सोर्स की रेजिस्टेंस और लोड की रेजिस्टेंस, याद रखना सोर्स की रेजिस्टेंस यानी इसी की रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो सोर्स की रेजिस्टेंस और लोड की रेजिस्टेंस दोनों अगर सेम है, तो मैक्सिमम पावर जो है वो आपकी ट्रांसफ़र होगी। यानी पावर का लॉस कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो पावर है वो दूसरी तरफ जाएगी। अब देखो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस हमारे पास जो है ना वो पावर को, एनर्जी को लॉस कराता है, ठीक है। अब देखो एनर्जी का लॉस होना, पावर क्या होती है आपके पास, एनर्जी का लॉस होना, टाइम के रिस्पेक्ट से ही आपके पास पावर बनती है। तो अगर रेजिस्टेंस दोनों सेम हो गई, लोड की और सोर्स की, तो फिर आपके पास मैक्सिमम जो है वो आपके पास पावर ट्रांसफ़र होगी। यानी यहाँ से जो पावर, यहाँ से जो एनर्जी मिल रही है वो मैक्सिमम यहाँ पर जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एनर्जी कम जाएगी, जितनी चाहिए उतनी नहीं जा पाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको ना थोड़ा रियल लाइफ की एग्जांपल से समझते हैं, बात क्लियर हो जाएगी, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। फॉर एग्जांपल दो ऐसे इंसान आपने लिए जिनकी जो वेट है एक दूसरे को देने वाली जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। यानी इसकी भी ताकत सेम है, इसकी भी ताकत सेम है, यानी रेजिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे को सेम देंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर दो सेम लोगों को आप लड़ा रहे हो, यानी सेम एनर्जी वाले लोग सेम रेजिस्टेंस देने वाले लोगों को लड़ा रहे हो, तो मुकाबला ज़्यादा देर तक चलेगा। आपको मुकाबला देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, फाइट ज़्यादा अच्छी होगी। क्यों? ज़्यादा एक दूसरे में एनर्जी को वो ट्रांसफ़र करेंगे, ज़्यादा एक दूसरे में पावर ट्रांसफ़र करेंगे, वो ज़्यादा लड़ेंगे। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, उसी से मिलता जुलता काम हो रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस अगर सेम होंगी तो मैक्सिमम पावर जो है वो आपके पास ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इक्वेशन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, सिंपल कंडीशन याद रखना। मेन कंडीशन हमारी ये है कि जो रेजिस्टेंस है लोड की और जो रेजिस्टेंस है सोर्स की वो बराबर होनी चाहिए। अब वैल्यू कुछ भी हो उससे हमारा कंसर्न नहीं है, बस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम किताबी बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कह रहा है, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफ़र, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम अ सोर्स, सोर्स से, किस में, लोड में, वैन इम्पिडेंस। अच्छा, इम्पिडेंस समझ लो क्या है। बेसिकली ये सर्किट तो मैंने एक सिंपल रेजिस्टेंस शो किया है, लेकिन अगर मैं कैपेसिटर बना दूं, इंडक्टर डाल दूं, कैपेसिटर लगा दूं, इंडक्टर लगा दूं, इस तरह कर दूं, देखो ये मैंने यहाँ इंडक्टर लगा दिया, ठीक है, यहाँ मैंने कैपेसिटर लगा दिया। अब
इन दोनों की रेजिस्टेंस जो मिलकर, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस मिलकर जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगी ना, उसे हम बोलेंगे इम्पीडेंस। समझ में आया? देखो, हम ये बात बहुत पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो इंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो होती है आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। ठीक है, अब इन दोनों की रेजिस्टेंस मिला लो और इसकी रेजिस्टेंस को भी मिला लो। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या निकल कर आएगी? इम्पीडेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट दे रहा है उसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं। ऑफ अ सोर्स मैच विद द इम्पीडेंस ऑफ द लोड। इम्पीडेंस कह लो या रेजिस्टेंस कह लो, एक ही बात है। इन ईजी वर्ड, रेजिस्टेंस ऑफ लोड जो है अगर आपके पास, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ लोड जो है अगर आपके पास बराबर होगी रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स के, तो आपके पास उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में आपके पास मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र होगी। चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको यहीं तक रखेंगे। आसान है टॉपिक, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझने में इतना मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, गिवन डेटा देख लेते हैं और टू फाइंड। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत आसान है, जस्ट आपको बस फार्मूला आना चाहिए, आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। एक RLC सर्किट दिया हुआ है। RLC सर्किट समझ लो, यही सर्किट है। RLC से क्या मुराद है? उसमें एक रेजिस्टर होगी, एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये सीरीज़ में है, ये हमें पैरेलल की बात कर रहे हैं। पैरेलल से क्या मुराद है? पैरेलल अगर हमें बनाना है सर्किट को, देखो पैरेलल बनाना है तो फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा। ये रेजिस्टर आ गई, ठीक है, ये इंडक्टर आ गया, ये आपके पास कैपेसिटर आ गया। अब ये सर्किट हमारे पास एक पैरेलल सर्किट हो गया है। ठीक है, अभी हमारे पास एक पैरेलल सर्किट हो गया है। चलो अब आ जाओ, आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसे हम R से ही डिनोट करते हैं, जो कि है 5 ओम्स की। ठीक है, अब ये हमें ये नहीं बताया कि ये रेजिस्टेंस किसकी है, लेकिन ये R लिखा, जैसे इन्होंने रेजिस्टेंस कहा है तो हम मान लेते हैं कि रजिस्टर की रेजिस्टेंस है। उसके बाद इन्होंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस दे दी हेनरी में लिख के, जो कि L से डिनोट होती है। सेल्फ इंडक्टेंस इससे पहले वाले चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद F दे दिया फैराड, यानी कैपेसिटेंस दे दी, C से डिनोट करेंगे 0.005 फैराड। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद इन्होंने दे दिया हमें कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये तो पीछे वाले टॉपिक का सवाल इधर डाल दिया आई थिंक। चलो, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सिंपल फार्मूला पता होना चाहिए, ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो फार्मूला क्या है आपके पास? फार्मूला क्या है? फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत सिंपल है। FR से इसे डिफाइन करते हैं। R यानी रेजोनेंस, 1/2 पाई होल रेडिकल LC। तो कोई मुश्किल तो नहीं है इधर आपको ये कैलकुलेट करना, आपको सारी चीज़ें पता हैं। अब आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस कहाँ यूज़ होगी? तो वो रेजिस्टेंस का इस फार्मूले में है ही नहीं, तो यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। तो FR 1/, ये 2 आ गया, ये 3.142 आ गया, और ये आपके पास आ गई इंडक्टर, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस आ गई, जो कि है 0.02, और उसके बाद आपके पास कैपेसिटेंस आ गई 0.005। ठीक है भाइयों, और ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, जस्ट कैलकुलेट कर लो। आंसर हर्ट्स में आएगा, क्योंकि देखो यूनिट्स SI हैं, ये यूनिट्स SI दिया हुआ है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 0.02 मल्टीप्लाई 0.005, द आंसर इज़ 15.91 हर्ट्स। ठीक है, ये हर्ट्स, ये सिर्फ H लिखा हुआ है तो हेनरी है, उसके साथ Z लिखा हुआ है तो हर्ट्स है। ये दोनों ही नाम हैं और साइंटिस्ट के नाम हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पे ये यूनिट्स दिए गए हैं। तो अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर दूँ ना, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो इससे पहले भी कुछ नंबर्स मौजूद हैं। तो ये सिंपल, ये छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, आपको उम्मीद है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर थ्योरम तो ठीक है, बात भी समझ आ रही है, मगर पीछे क्या हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? अब देखो, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि वो एक पूरा अलग काम है, क्योंकि हमारे बुक में भी उसको जिक्र नहीं किया गया है, बहुत छोटा सा टॉपिक दिया है। तो जितना उन्होंने कहा मैं उतना ही जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का भी टाइम सेफ हो, आप लोगों को भी मुश्किल ना हो। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।